सभी को भी मेरा नमस्कार। आज मॉक टेस्ट नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट नंबर 10 दिया है उन सभी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है। आप अपनी गलतियों को लगातार सुधारते रहें। आने वाला एग्जाम जो पटवार का होगा, उम्मीद करूंगा उस पेपर में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो मॉक टेस्ट नंबर 10 है, अच्छा बनाया गया है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सीरीज का क्वेश्चन। ढंग से समझना आप ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, एक साइड स्क्वायर का, एक साइड क्यूब का पैटर्न लग रहा है। मैं कह सकता हूं क्या, 2 का क्यूब प्लस में 1 अल्टरनेट चल रहा है। 3 का क्यूब प्लस में 1, 2 का क्यूब कितना 8, 8 प्लस में 1 9, 3 का क्यूब 27 प्लस में 1 28। अगला 4 का क्यूब प्लस में 1, 4 का क्यूब 64 प्लस में 1 65। इसी प्रकार अगला 5 का क्यूब प्लस में 1, 5 का क्यूब 125 प्लस में 1 126। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम होगा 6 का क्यूब प्लस में 1, 6 का क्यूब 216 प्लस में 1 करोगे तो बच्चे 217 आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट वाला प्रोसेस चल रहा है। और ये जो अगली संख्या है ये आप कह सकते हो क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63, 5 का क्यूब 125 माइनस 1 124। इसी प्रकार से आगे आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। अभी अगला क्वेश्चन, ये भी आपके सामने एक तरीके से सीरीज का क्वेश्चन बन चुका है। आप कह सकते हो क्या, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 4 256 होगी। तो इसी प्रकार 5 की पावर 5 करोगे तो आप कह सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा और ये लीजिए 5, और लगातार 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3125 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 5 कितनी होती है, 3125 होती है। डन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एनालॉजी का। ठीक है, अगर राहुल को 12 लिखा जा रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो, सबसे पहला काम तो हमेशा याद रखना, जब आपका नंबर छोटा आता हो तो आप समझ जाइए या तो डिजिट सम हुआ है या फिर डिवाइड हुआ है। तो पहला काम करते हैं, अल्फाबेट के नंबर देते हैं 18 1 8 21 और 12। जोड़ेंगे फटाफट, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27 और 21 हो जाएंगे 48, 48 और 12 हो जाएंगे 60। और मैं कह सकता हूं कि 60 में अगर तुम किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 12 बन सकता है। और 5 से डिवाइड क्यों हुआ है, क्या पता अल्फाबेट आपके सामने 5 हो तो 5 से डिवाइड होकर 12 बन गया हो। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अल्फाबेट के नंबर लगाएंगे 26 5 14 21 और ये आ जाएगा 19। तो 26 और 5 31, 45, 45 और 21 हो जाएंगे 66, 66 और 19 हो जाएंगे 85। और 85 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो मैं कह सकता हूं क्या बच्चे आपके 17 ही आएंगे। ठीक है, और 5 से डिवाइड क्यों किया गया है, 5 अल्फाबेट है तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका पता लगाते हैं। तो 22 9, उसके बाद 14, उसके बाद 1 और उसके बाद 19, 22 और 9 31, 45 46, 46 और ये हो जाएंगे टोटल 65 हो जाएंगे। और 65 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो मैं कह सकता हूं क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 13 आ जाएगा। बताइए, सबको समझ में आ गया भाई। अगला क्वेश्चन दोबारा एनालॉजी का आ गया। देखो, जिस प्रकार 1/4 का रिलेशन 1/8 के साथ है तो कह सकता हूं क्या डबल हो गया। तो उसी प्रकार 1/3 का रिलेशन 1/6 के साथ हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, कल को स्क्वायर भी बन सकती थी कि क्या पता 2 की स्क्वायर और 2 की क्यूब। तो अगली बार 3 की स्क्वायर 9 और 3 की क्यूब 27, ये भी पैटर्न बन सकता है। आगे बात समझ में। अगला आ गया सेट एनालॉजी का क्वेश्चन। आपके सामने है 4 11 31, आपस में क्या रिलेशन बनेगा, 3 9 और 25 का रिलेशन क्या बनेगा। इसने पता है बच्चे क्या कर दिया, इन दोनों को पहले जोड़ दिया। अगर आप 4 प्लस में 11 करो, ठीक है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 कर दो और प्लस 1 कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 11 15, 15 दूनी 30, 30 और 1 31 आ जाएगा। आ गया। इसी प्रकार 3 प्लस में 9 इंटू में 2 और प्लस में आपका 1 आ जाएगा। तो बताओ 9 और 3 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 आपका 25 बन जाएगा। समझ में आ गया। जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई 2 करके प्लस 1, ये पैटर्न किसके अंदर लगेगा। तो 18 ये तो नहीं बनेगा। उसके बाद में 10, 10 का ये भी नहीं बनेगा। 18, 18 दूनी 36, ये भी नहीं बनेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। 15 और 6 कितने हो जाएंगे भी आपके 21,
21 इंटू में 2 और प्लस में 1, तो 42 प्लस में 1 करोगे तो आपका 43 आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यह आ गया आपके सामने ओड वन आउट वन का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। 27 का 14 के साथ रिलेशन बनाना है, 56 का 45 के साथ, 92 का 18 और 38 का 54। मेन लॉजिक क्या है उसको समझिएगा आप अच्छे से। इसने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इनके बीच का डिफरेंस देखा गया है। तो 7 दूनी आ जाएगा 14 माइनस डिफरेंस 1 इंटू 4 करोगे 4, मल्टीप्लाई किया 14 और मल्टीप्लाई किया 4, 14 में से 4 गया, डिफरेंस 10 का है। दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 6 आ जाएगा 30 और 4 5 आ जाएगा 20। बताओ कितने का डिफरेंस है, 10 का। ठीक है, सेम चल रहा है। इसी प्रकार से अगला अगर देखोगे तो 9 दूनी 18 कन्फर्म है और 8 एकम 8 कंफर्म है। माइनस करोगे तो बताओ 10 का डिफरेंस आ रहा है लगातार। तो बताओ ए बी सी में सेम पैटर्न लग रहा है नहीं लग रहा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें डी वाला आ जाएगा। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब 24 में से 20 चला गया तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो अलग आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन ये भी मान लीजिए ओड वन आउट वन का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन का। इसको किस प्रकार से करेंगे, 4 में से एक डिफरेंट का पता लगाना है, वो डिफरेंट कौन सा होगा। तो बच्चे आप नोटिस करोगे सभी अल्फाबेट मैच हो रहे हैं चारों ऑप्शन में, केवल एक को छोड़कर। देखो W इसमें है, W इसमें है, W इसमें है, पर इसमें कहीं पे भी देख लो W नहीं है। W के अलावा सारे अल्फाबेट मिल जाएंगे, W के अलावा सारे अल्फाबेट मिल जाएंगे, W के अलावा सारे मिल जाएंगे, पर W नहीं मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, 3 में तो W है पर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया। बच्चे थम्स अप कर देना, साथ साथ में सेशन को लाइक कर देना आप, है ना। अगला आ गया फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन। अगर किसी कोड के अंदर एक्सिट को अगर ऐसे लिखा जाता है, मिल्क को अगर ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए मिल्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता कैसे चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन सभी के अंदर कोई कॉमन मिल रहा है आपको, बताओ ई दिखाई दे रहा है, नहीं है, एक्स भी नहीं है, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है और टी भी नहीं है, तो इसने फिक्स कोडिंग बना दी है। अब बताइए एम का कोड फिक्स कर दिया कि एम का कोड क्या आ गया, 7 है, फिक्स है, ठीक है। और ई का कोड फिक्स हो चुका है, ई का कोड इस साइड से लेंगे तो नो कोड फिक्स हो जाएगा। एल का कोड इसी प्रकार, एल का कोड 4 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या एम का कोड 7 है और एल का कोड 4 है, तो 7 और 4 किसके अंदर है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे तो 7 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 4, 7 और 4 केवल बी वाले ऑप्शन के अंदर है, तो आपका बी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देख लीजिए एम का तो 7 हो जाएगा, ई का आपका 9 हो जाएगा, उसके बाद में एल का 4 हो जाएगा और टी का कोड क्या बनेगा, टी का कोड 5 बनेगा। पता ये समझ में आ गया सबको। चले आगे, फिक्स कोड का क्वेश्चन है। ये लीजिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। यदि किसी कोड भाषा में क्रिम्स को अगर ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए रेंटेल को कैसे लिखा जाएगा। तो चलो भी पता लगाते हैं। तो देख लीजिएगा CRIME और S, इसको कैसे लिखा जाता है, VGQM W और I लिखा जाता है। अब आप अल्फाबेट के नंबर लगा दीजिए फटाफट। नंबर लगाओगे तो कह सकता हूं क्या, 3 18 9 13 5 और ये आ जाएगा 19 और यहाँ पे आ जाएगा 22 7 17 13 23 और ये आ गया 9। अब इसने क्या कर दिया, क्रॉस कोडिंग कर दी 2 2 की। बताओ 18 का 22 हो गया +4, 3 का 7 हो गया +4, 13 का 17 हो गया +4, 9 का 13 हो गया +4, 19 का 27 हो गया, 23 हो गया +4, 5 का 9 हो गया +4। सबके अंदर +4 4 हो रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, आपको पता है R आता है 18 पे, E आता है 5 पे, एक साइड में लिख लेते हैं। चलो RENTAL। तो बताओ 18 5 14 20 1 और 12। तो सबसे पहले क्रॉस कोडिंग में बताओ 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 पे I आएगा, 18 में 4 जोड़ोगे 22, 22 पे V आएगा। I और V किसके अंदर है, ये भी कट हो गया, इन सब के अंदर है। बताओ 20 में 4 जोड़ोगे 24 पे X आ जाएगा, 14 में 4 जोड़ोगे 18 पे R आ जाएगा। X और R किसके अंदर है, तो X और R इसके अंदर है, D वाला ऑप्शन हो जाएगा, C वाला कट हो जाएगा। 12 में 4 जोड़ोगे 16 पे P,
1 में 4 जोड़ोगे 5 पे आपका ई बन जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। बताओ समझ में आ गया सबको। अगला आ गया मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने है 10, 0, 8 और 8 है। क्या लॉजिक लगा होगा पता लगाना है। 9, 3, 6, 7, 8, 4, 6 क्वेश्चन मार्क। इसने क्या कर दिया पता है बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बराबर में वैल्यू लिख दी। बताओ 10 इंटू 8 करोगे तो बराबर में 80 आना चाहिए ना, तो ये लीजिए आपका 80 दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से बनाया है। बताओ लॉजिक समझ में आ गया ना, जल्दी से पकड़ने वाला चाहिए बस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुम 9 इंटू में 7 करोगे तो 9 7 कितना आएगा, 63 आएगा। ये लीजिए आपका 63 दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू में 6 करोगे, 8 6 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 4 तो आपके सामने ये रहा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। डन है। अगला एक और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया बच्चे। आपके सामने है 1 1 1 1 2 बनाना है। ठीक है, 3 9 क्वेश्चन मार्क 10 8 2 8 5 9 6। क्या लॉजिक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसने पता है क्या कर दिया, इन तीनों को आपस में जोड़ दिया और इसको माइनस कर दिया। बताओ 1 2 3, और अगर 3 में से तुम इसको माइनस करोगे तो बताओ तुम्हारा 2 आ जाएगा। आ गया 2। अब इसको छोड़ो, एक बार इस पे काम करते हैं। इनको जोड़ो, इसको इसको और इसको जोड़ो और इसको माइनस कर देंगे। तो बताओ 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 में से अगर तुम 9 माइनस करोगे तो बताओ तुम्हारा 6 आएगा, नहीं आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार बताओ 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 3 और 9 12, 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 12 और 6 18, और 18 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो बताओ बराबर में ऊपर 8 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह ए आ जाएगा। डन है। अभी अगला क्वेश्चन आ चुका है, अभी ये आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, शुभम ने कहा मेरा कोई ना तो भाई है ना कोई मेरी बहन है, मतलब मैं इकलौता हूं। तस्वीर में दिख रहा आदमी, तस्वीर में दिख रहा आदमी मेरी माँ, मेरी माँ मतलब किसकी माँ भाई, शुभम की माँ। मेरी माँ, मेरी माँ की बहू। अब बताओ मेरी माँ की बहू होगी तो एक तरीके से मेरी वाइफ होगी, तो मेरी माँ की बहू का पति है। अब मेरी माँ की बहू का पति है तो मेरा ना तो कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है, तो मतलब ये कोई और नहीं है, ये अपने खुद के बारे में जिक्र कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया। अगला है, एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा वह मेरे, मेरे किसके, रमन के। तो ये लीजिए रमन, तो वह मेरे दादा, दादा मतलब है पिता का पिता। ठीक है, वह मेरे दादा की बहू। अब बताओ जो दादा की बहू होगी वो मेरी तो माँ होगी, मतलब रमन की माँ होगी, और दादा की बहू है। अब बताओ दादा की बहू है तो कल को ऐसा हो सकता है मेरी वाइफ हो, तो वह मेरे दादा की बहू है, तो कल को मेरी वाइफ भी हो सकती है। और कल को ऐसा भी तो हो सकता है रमन का कोई एक और दूसरा भाई हो, ठीक है, और रमन उसका भाई हो और उसकी वाइफ हो सकता है। तो कल को भाई की पत्नी भी तो हो सकती है। तो ऑप्शन में कहीं पे भी वाइफ दिया हुआ है क्या, वाइफ नहीं है, पर भाई की पत्नी दी हुई है। तो कह सकता हूं क्या जो भाई की पत्नी होगी वो भी तो मेरी माँ की बहू होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में। डन है। ये लीजिए, इनको सेट करना है, अभी अरेंज करना है, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट करना है। स्टारफिश, ब्लू व्हेल, शार्क, विशालकाय कछुआ, पेंगुइन। तो देखो सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर किया गया है। सबसे छोटा क्या होता है, स्टारफिश होती है। स्टारफिश से बड़ा क्या होता है, पेंगुइन। तो बताओ 1 और 5 किसमें दिया हुआ है, तो इसमें नहीं, ऑप्शन कट हो जाएगा। तो 1 नंबर पे तो आएगा स्टारफिश, उसके बाद आएगा पेंगुइन, और पेंगुइन के बाद में क्या आएगा, विशालकाय कछुआ, विशालकाय कछुआ आएगा। और बताओ साइज के अकॉर्डिंग है, सबसे छोटी साइज किसकी है, स्टारफिश की, उससे बड़ा पेंगुइन, पेंगुइन से बड़ा विशालकाय कछुआ, और विशालकाय कछुए से बड़ा कौन होता है, शार्क होता है शार्क, और शार्क से बड़ा कौन हो जाएगा, ब्लू व्हेल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं क्या 4 3 2 किसमें है, तो इसमें भी नहीं है, 4 3 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये लीजिए, इसको भी अरेंज करना है, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर। उपचार, रिकवरी, वायरस, लक्षण, संक्रमण। तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, वायरस होता है, ठीक है, वायरस। और वायरस से क्या फैलता है, संक्रमण फैलता है। 3 5
3 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और वायरस से संक्रमण के बाद में क्या दिखाई देते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षण। अगला 4 नंबर पे आना चाहिए। और लक्षण के बाद वो क्या लेता है? उपचार लेता है। तो लक्षण के बाद लेगा उपचार, और उपचार के बाद क्या आ जाएगी? रिकवरी हो जाएगी। तो ये लीजिए 2 नंबर वाला। तो 1 2 किसके अंदर है? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा और ए वाला कट हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। अभी तक सेशन समझ में आ गया बच्चों? साथ साथ में सेशन को लाइक कर दीजिएगा, है ना। अंबीर, बेला, दीपा, फरहीन, हीरा और गिरीश एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 केंद्र की ओर फेस करके बैठे हैं। सबसे पहले बोला गिरीश दीपा के दाईं और दूसरे स्थान पे है। तो बताओ किसके? दीपा के। और दीपा के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? गिरीश है। तो ये लीजिए यहां पे आ जाएगा, गिरीश आ जाएगा। आगे बात समझ में? आगे क्या कहना चाह रहा है? गिरीश के तुरंत बाईं ओर आगे लिख रखा है फरहीन गिरीश के बिल्कुल बाईं ओर बैठी है। तो बिल्कुल बाईं ओर बैठी है तो कह सकता हूं कि यहां पे फरहीन आ जाएगी। फरहीन बिल्कुल बाईं ओर बैठी है। आगे कहना चाह रहा है बेला फरहीन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। दाईं ओर दूसरा स्थान इस साइड आएगा, इस साइड कौन आ जाएगी? भी बेला आ जाएगी। ये आ गई बेला। आगे क्या बोला है? आगे बोला है हीरा दीपा की निकटतम पड़ोसी है। तो हीरा निकटतम पड़ोसी है, तो ये लीजिए यहां पे आ गया हीरा। अब एक आदमी बच गया, कौन आपका? अंबीर बच गया। तो यहां पे कौन आ जाएगा? अंबीर आ जाएगा। आ जाएगा अंबीर। डन है। पूछा क्या है? बताइए बेला के तुरंत दाईं ओर कौन है? बेला की बिल्कुल दाईं ओर कौन है? अंबीर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला। बताइए समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। क्यू आर एस दक्षिण की ओर फेस करके बैठे हैं। 1 2 3 ठीक है। आगे यू डब्ल्यू और एक्स है, उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। 1 2 और 3 ठीक है। सबसे पहले बोला क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू है वो एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। और आगे क्या लिख रखा है? आर जो यू के विपरीत है एस के ठीक दाईं ओर है। एस के ठीक दाईं ओर है। तो एक बात बताओ, क्यू है वो तो एस के बाईं ओर बैठा है और आर एस के दाईं ओर बैठा है। आर एस के दाईं ओर बैठा है। ठीक है। आगे क्या लाइन है? क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है और डब्ल्यू की ओर फेस करके बैठा है। किसकी ओर फेस करके बैठा है? डब्ल्यू की ओर। ठीक है। और यह आ गया आर जो यू के विपरीत बैठा है। आर किसके विपरीत बैठा है? यू के। डन है। यू के। बच गया कौन? तुम्हारा एक एक्स बच गया, तो एक्स यहां पे आ जाएगा। ठीक है। एस के ठीक दाईं ओर है। यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो बताओ यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तुम्हारा एक्स आ जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गया? एक तो एस के बाईं ओर बैठा है, एक एस के दाईं ओर बैठा है। आर यू के सामने है और क्यू डब्ल्यू के सामने है। एक्स बच गया आपका। अगला 6 दोस्त ओ पी क्यू आर एस ओ टी, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है। सबसे पहले क्या बोला? P है वो O से लंबा है, Q S से लंबा है लेकिन O से छोटा है। तो Q है वो S से लंबा है लेकिन O से छोटा है। आगे है R S से छोटा है, R है वो S से छोटा है लेकिन T से लंबा है। T से लंबा है। सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन आ जाएगा? भी P आ जाएगा। डन है। अगला भाई, लोगों के एक पंक्ति में सभी बच्चों का फेस उत्तर की ओर है। अनिल का दाईं ओर से 5वां स्थान है, बहुत अच्छी बात है। मोनू का दाईं ओर से 13वां स्थान है, बहुत अच्छी बात है। आगे बोला मोना अनिल और रितु के ठीक बीच में है। अब एक बात बताओ, मोना अगर बीच में है तो कह सकता हूं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मोना किसके बीच में है? अनिल तथा रितु के बीच में है। तो कंफर्म है अगर ये बीच में है तो इस साइड भी 12 बच्चे बैठे हैं, इस साइड भी 12 बच्चे बैठे हैं और बीच में एक कौन है? मोना है, तभी तो बीच में आएगी। आगे बात समझ में? तो जब एक आदमी का दोनों साइड से स्थान काउंट होता है तो इस साइड से इसका 12वां है, मतलब इस साइड इसके 12 बच्चे बैठे हैं मोना के, इस साइड भी कितने बैठे हैं? 12 बैठे हैं और प्लस में एक ये मोना खुद हो गई। तो बताइए लाइन में टोटल बच्चे कितने? 25 हैं। आगे बात समझ में? ये पूछा पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं। अब एक बात बताइए, बेसिकली आपको समझाता हूं, समझना अच्छे से आप। ये लीजिए यहां पे मोना है और मोना का 13वां स्थान है दाईं ओर से। ठीक है। और अनिल है, अनिल दाएं छोर से 5वें स्थान पे है। तो ये लीजिए अनिल यहां पे आ जाएगा, अनिल का दाईं ओर से 5वां स्थान है।
डन है। अब एक बात बताओ, मोना का अगर दाईं ओर से 13वां स्थान है, अनिल का दाईं ओर से 5वां स्थान है, तो मोना और अनिल के बीच में बच्चे कितने हैं? तो कह सकता हूं क्या बीच में बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12। तो कह सकता हूं क्या बीच में बच्चे 7 है, 7 बच्चे बीच में हैं। और अगर यहां पे 7 बच्चे बीच में हैं तो इस साइड भी 7 बच्चे बीच में आएंगे भी, ठीक है। और यहां पे कौन आ जाएगी? ऋतु आ जाएगी। ये लीजिए ऋतु, और ऋतु का भी स्थान दे रखा है, ऋतु का भी बाईं ओर से स्थान 5वां है। तो बताओ अनिल का दाईं ओर से 5वां, ऋतु का बाईं ओर से 5वां, और दोनों के बिल्कुल बीच में कौन है? मोना। तो सोचो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 और 5 कितने हो गए? 10। डन है। बताओ 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, 7 और 7 कितने हो गए? 14। डन है। और बीच में कौन है? मोना। तो प्लस में 1 मोना, टोटल जोड़ोगे बच्चे कितने आएंगे? 25 आएंगे। वरना तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर ये बीच में बैठा है तो 12 इस साइड है, 12 इस साइड है, 12 12 24, 1 25, टोटल बच्चे 25 आ जाएंगे। आगे बात समझ में? डन है भाई। अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। ठीक है अभी प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक है? भी ए से लेके एम तक है, तुम्हें पता होना चाहिए। और इसको उल्टा करोगे तो एम से ए लिखोगे। डन है, मेरी बात समझ में आ गई? आगे लिखा है, तो बताइए बाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर, ठीक है, और दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा है। तो एक बात बताओ, उल्टा कौन सा वाला पार्ट हुआ है? पहला। तो पहला पार्ट उल्टा हुआ है, तो मतलब दूसरा वाला पार्ट तो वैसा का वैसा है, एन से लेके जेड तो वैसा का वैसा है। डन है, दूसरा वैसा का वैसा। अब बताओ दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? तो कह सकता हूं क्या जेड, वाई और एक्स। दाईं ओर से बताओ तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? एक्स आएगा। एक्स बताओ ये रहा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? अब चलो बाईं ओर से 7वां निकालना है, तो कौन सा वाला पार्ट उल्टा है? पहला पार्ट उल्टा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले अर्धांश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 7 होते हैं, जिसमें से 6 इस साइड आ जाएंगे, 6 इस साइड आ जाएंगे, बीच में 7वां होगा। तो चाहे तुम इसको सीधा रखो, चाहे तुम इसको उल्टा रखो, बीच में तो तुम्हारा जी आना है। जी आना है नहीं आना? सोच के देखो, आप लिखोगे एम एल के जे आई और उसके बाद एच, तो 1 2 3 4 5 6 इस साइड और 6 इस साइड आ जाएंगे, तो बीच में तो जी आना है हर हाल के अंदर। और जी बीच में आएगा तो चाहे तुम पलटो चाहे तुम ना पलटो, ये तो बीच में रहना है। और इसी प्रकार याद रखना, दूसरे वाले पार्ट में बीच में कौन आता है? बीच में टी आता है। चाहे तुम पलटो चाहे तुम ना पलटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? चलो भी, अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो बाईं ओर से 16वें अक्षर, ये लीजिए भी, बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो बताओ, बायां बायां हमेशा माइनस होता है, तो 16 में से 7 गए 9, ठीक है। और बताओ 9 मतलब कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट वाला पार्ट बताओ कहां से कहां तक होता है? ए से एम तक होता है। उल्टा करोगे तो क्या आएगा? एम से ए आ जाएगा। तो चलो भी उल्टा करेंगे तो आ जाएगा एम एल के जे आई एच, उसके बाद जी एफ, एफ से पहले क्या आएगा? बी, ई आ जाएगा, डी सी बी और ए। ये लीजिए पहले वाले पार्ट को उल्टा कर दिया। अब बताओ बाईं ओर से 16वें अक्षर के बायां 7वां, मतलब तुम्हें 9वां अक्षर निकालना है। वो भी कहां से निकालना है? बाईं ओर से, बाईं ओर से निकालना है। तो बाईं ओर से 9वां अक्षर निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, बाईं ओर से 9वां अक्षर। और मैं अगर आपकी जगह पेपर देने जाता तो मैं ऐसे लिखता नहीं, मैं पता क्या दिमाग लगाता? मैं ये दिमाग लगाता, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं एक अर्धांश में? 13 होते हैं, 13। तो हमेशा याद रखना, दूसरी साइड अगर निकालनी हो, दूसरी साइड अगर निकालनी हो तो हमेशा 13 + 1 14 में से घटाओ। तुमने अच्छे से पढ़ रखा है अंग्रेजी वर्णमाला। जब भी आप दाईं ओर से निकालते हो तो बताओ कितने में से माइनस करते हो? 27 में से माइनस करते हो। 27 में से माइनस क्यों करते हो? क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं, तो 27 में से घटाओगे। यहां पे एक अर्धांश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 13 होते हैं, तो 14 में से माइनस करो।
और बताओ 14 में से मैं माइनस करूंगा लेफ्ट लेफ्ट, ये आ गया लेफ्ट का 9, ये लीजिए लेफ्ट का 9 माइनस करूंगा तो ये 5 बच गया, और ये 5 कहां से आएगा, दाईं ओर से आएगा, दाईं ओर से। और 5 पे तुम्हें पता है क्या आता है, ई आता है, 5 पे तो ई आता है, उल्टा हो गया ना। बताओ मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को, डन है। चलो भी आगे बात करते हैं। राधिका पश्चिम दिशा की ओर 30 किलोमीटर चलती है, अभी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है 30 किलोमीटर। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, दायां ऊपर हो जाएगा, दायां मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाती है, बायां मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है और यहां पहुंच गई। तो उसने पूछा क्या है, बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब वह कौन सी दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से बताओ कौन सी दिशा में है, आप बताओ। तो ये लीजिए प्रारंभिक बिंदु से, तो ये उत्तर आ जाएगा और ये पश्चिम आ जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से वो उत्तर पश्चिम में है। कहां है, उत्तर पश्चिम में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। अगला है 4 स्टोलो PQRS इस क्रम में स्थित है कि S R के उत्तर में है, S है वो R के उत्तर में, ये लीजिए S है वो R के उत्तर में है। कितना है अभी, 40 मीटर। आगे क्या बोला, Q R के दक्षिण में है, चलो सीधा यहीं पे ले लो, Q है वो R के दक्षिण में है, कितना 50। उससे पहले एक लाइन क्या है, P R के पूर्व में है, P है वो R के पूर्व में है, कितना है अभी, P R के पूर्व में 60 मीटर है, 60 मीटर है। आगे पूछा क्या है, S के संदर्भ में Q कितनी दूरी पे है। तो बताओ S के संदर्भ में Q बताओ कितनी दूरी पे है। तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 तो दूरी है। और S के संदर्भ में बताओ Q कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ में है, दक्षिण में है। तो दक्षिण में आ जाएगा 90 मीटर। आगे बात समझ में, डन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 बॉक्स GTYRU एक के ऊपर एक रखे गए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले बोला T और Y के बीच में ठीक 2 बॉक्स हैं, T और Y के बीच में 2 बॉक्स हैं। आगे बोला लेकिन T ना तो सबसे नीचे है, T सबसे नीचे है, ना सबसे ऊपर है। तो बताओ सबसे नीचे भी नहीं है, सबसे ऊपर भी नहीं है, तो या तो T यहां पे आएगा और यहां पे आएगा तो Y यहां पे आएगा। बताओ 2 बॉक्स हो जाएंगे, या फिर T यहां पे आएगा और Y आपका यहां पे आएगा, तो देखो 2 बॉक्स आ जाएंगे। तो या तो वो 2 नंबर पे आएगा या वो 4 नंबर पे आएगा, क्योंकि ना तो टॉप पे है ना सबसे नीचे है। तो पूछा क्या है, T के नीचे से संभावित स्थान क्या हो सकते हैं। तो बताओ T का नीचे से स्थान कौन सा हो सकता है। तो कह सकता हूं क्या 1 और 2 दूसरा स्थान हो सकता है, फिर 1 2 3 4 चौथा स्थान हो सकता है। तो नीचे से दूसरा या चौथा होगा, तो दूसरा और चौथा किसके अंदर हो जाएगा, अभी आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, यहां तक डन है। ये लीजिए आपके सामने पैसेज एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आ चुका है, अभी करते हैं इसको। अभी तक बच्चों सेशन समझ में आ गया तो साथ साथ में सेशन को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। पहले इसको आराम से पढ़ो और उसके बाद आंसर देना है। इसने क्या बोला है, इस समय अमेरिका के पोषिय देखभाल व्यवस्था से कलांत लगभग 4,40,000 बच्चों में से 20,000 गोद लेने हेतु उपलब्ध हैं। मतलब गोद ले सकते हो, 4,40,000 में से 20,000 बच्चों को गोद ले सकते हो, ठीक है। उनमें से उनकी जो अधिकतम उम्र है वो 6 से 12 साल के बीच की उम्र है, ठीक है। 20,000 बच्चों की जो उम्र है वो 6 से 12 साल के बीच की उम्र है, डन है। गोद लेने योग्य बच्चों में से 44% श्वेत है। श्वेत का मतलब है जिनका रंग व्हाइट है, सफेद कलर के बच्चे जिनका कलर व्हाइट है, ठीक है। तो जिनका व्हाइट कलर है उनका परसेंटेज कितना है, 44% व्हाइट हैं और 43% क्या है, काले बच्चे हैं जिनका रंग काला है। आगे बात समझ में। और टोटल कितने बच्चे गोद ले सकते हो, 20,000 ले सकते हो। लेकिन गोद लेने के लिए प्रतीक्षार्थ परिवारों में से 67% श्वेत हैं। मतलब जो गोद लेना चाहते हैं ना उनमें 67% परिवार क्या है, व्हाइट, जिनका रंग व्हाइट है, ठीक है। और उनमें से अधिकतम किसी श्याम बच्चे को गोद लेना इच्छुक है। श्याम बच्चे का मतलब है ब्लैक, जिनका फेस काला हो। मतलब है वो परिवार जिनका फेस, जिनका रंग है वो, जिनका रंग व्हाइट है, वो ज्यादातर बच्चे वो लेना चाहते हैं जिनका रंग काला है।
तो जिनका रंग व्हाइट है वो परिवार कौन से बच्चों को गोद लेना चाहते हैं? जिनका रंग काला है, ठीक है, उनको गोद लेना चाहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ बाधाएं आ रही हैं जो कि केवल 3 अमेरिकी राज्य, एक तो ऑर्कसस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया और मिनीसोटा में गोद लेने में प्रजाति का मिलान करने को प्रोत्साहित करने का कानून बनाया गया है। मतलब पहले एक प्रजाति को आप है ना उसका मिलान करेंगे, उसको बढ़ावा दिया गया है इन 3 राज्यों के अंदर, ठीक है। अन्य 40 प्रचलन का पक्ष लेते हैं। चलो इस लाइन को बाद में देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? कितने बच्चे कितने गोद ले सकते हो? उनकी उम्र 6 से 12 साल के बीच की होनी चाहिए। 44% तो जिनका कलर व्हाइट है और 43% जिनका कलर है ब्लैक है, ठीक है। चलो भी सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? गोद लेने योग्य बच्चों में लगभग 10% ना तो काले रंग के बच्चे हैं और ना व्हाइट कलर के बच्चे हैं। मतलब जिनका रंग ना तो काला है ना धोला है, उनकी लगभग संख्या कितनी है? 10% है। तो चलो ये बात देखते हैं सही है या गलत है। तो बताओ व्हाइट कलर के बच्चों की संख्या कितनी है? 44%, ठीक है। जिनका कलर ब्लैक है उनकी संख्या कितनी है? 43%। दोनों का जोड़ा तो लगभग 87% बनता है, 87%। तो बताओ टोटल 100% में से अगर तुम 87% निकालोगे तो लगभग 13% ऐसे हैं, लगभग 13% ऐसे हैं जो ना तो काले रंग के हैं ना सफेद कलर के हैं, दोनों ही नहीं है। तो बताओ 13% ना तो काले हैं ना व्हाइट हैं। तो बताओ ये लगभग 10% के आसपास आ गया नहीं आ गया? बंदे ने लगभग 10% नाम लिया है। तो ना तो काला है ना धोला है, तो मतलब निश्चित है ये बात बिल्कुल सही है। डन है? लगभग बोल दिया ना। तो बताओ 13% है, इसके अंदर ही आता है, नजदीक ही आता है, लगभग 10% के नजदीक ही आता है। अगला कहना चाह रहा है 2/3 श्वेत परिवार किसी शाम बच्चे को गोद लेने हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब 2/3 समझते हो क्या? अगर तुम 100 का 2/3 निकालोगे तो बताओ कितना परसेंट होगा? तो ये परसेंट हो जाएगा 200 में 3 का भाग 2, तो ये लगभग हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। तो मतलब 66.66% ऐसे परिवार हैं जो काले बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, जो काले बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। लेकिन एक लाइन देखो यहां पे क्या लिख रखा है? 67% बच्चे ऐसे हैं जो काले बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। तो बताओ 67% तो काले बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और ये कह रहा है 66% काले बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं क्या लगभग है? तो नजदीक ही, नजदीक है या नहीं? तो लगभग नजदीक है, तो आप क्या बोलोगे? संभवतः सत्य है, नजदीक पहुंच गया ना। बताओ 200 में 3 का भाग दोगे 66.66 आएगा। जबकि कितने परसेंट परिवार काले बच्चे को गोद लेना चाहते हैं? 67। और ये कितना है? 66.66। तो बताओ लगभग सत्य हो गया नहीं हो गया? तो ये आ जाएगा लगभग सत्य हो गया। आगे बात समझ में? डन है। अगला कहना चाह रहा है 12 वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चों गोद लेने हेतु कम उपयुक्त होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा है वो गोद लेने के लिए नहीं है। तो बताओ ऐसा डेटा कहीं पे भी दे रखा है क्या? क्वेश्चन के अंदर है, इसने दे रखा है कि गोद लेने की उम्र 6 से 12 साल के बीच की है। तो ये भी तो नहीं लिख रखा कि 12 साल से ज्यादा उम्र वाला बच्चा है वो गोद नहीं लिया जा सकता। कहीं लिख रखा है? तो अगर ये बात नहीं लिख रखी तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बच्चे तथ्य अपर्याप्त है। ये नहीं बोलोगे गलत है, आंकड़े अधूरे हैं। कहीं नहीं लिख रखा कि 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता। 6 से 12 दे रखा है, तो 12 से ज्यादा वाले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसको असत्य मत कर देना या संभवतः असत्य मत कर देना। जो डाटा है ही नहीं वो तो डाटा अपर्याप्त है। तो कह सकता हूं क्या? इसमें सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, तथ्य पर्याप्त नहीं है। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कंफर्म है? तो सेशन को लाइक कर देना। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के अंदर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।